नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मूल कर्तव्य तक देख लिया है। आज हम चर्चा करते हैं सरकार एवं उसकी अंग। सरकार एवं उसकी अंग पे चर्चा करते हैं। तो यदि पूछा जाए कि सरकार किसे कहते हैं, तो शासन करने वाली संस्था ही सरकार है। मोटी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सरकार कौन है, यानी जो शासन कर रही है वही सरकार है। यानी शासन करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार के अंग देखा जाए तो इसके 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधि को लागू करवाती है, लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। जो विधायिका है, यदि विधायिका के बारे में पूछा जाए, जो विधि का निर्माण है, इसमें 2 तरह से करती है। एक है संघ की विधायिका, दूसरी है प्रांतों की विधायिका। 2 तरह से यह काम करती है, 2 तरह से निर्माण करती है। यानी विधायिका 2 प्रकार की होती है, संघ की और प्रांतों की। जो संघ की विधायिका है उसे संसद कहते हैं। उस संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। संसद में जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। जो प्रांतों की विधायिका है इसे विधानमंडल कहते हैं। यदि इसे संसद कहा जाता है तो प्रांतों की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है। इसमें भी 3 शामिल हैं: राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन है, विधान परिषद उच्च सदन है। ये हो गई विधायिका। यदि कार्यपालिका पे चर्चा किया जाए कि कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका भी 2 तरह की होती है। एक है संघ की कार्यपालिका, दूसरी है प्रांतों की कार्यपालिका। जो संघ की कार्यपालिका है ये भी 2 तरह की होती है, एक अस्थायी, एक अस्थायी। जो अस्थायी होती है संघ की कार्यपालिका में वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। ये सभी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो है नौकरशाही और अधिकारीगण। जो नौकरशाही यानी जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो अस्थायी हैं, ये संघ के अंतर्गत आते हैं। प्रांतों की कार्यपालिका में भी 2 होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। अस्थायी में नौकरशाही तथा अधिकारी एवं कर्मचारी जितने भी आते हैं प्रांतों के, ये अस्थायी होते हैं। ये है कार्यपालिका। अगला अंग है न्यायपालिका। यदि न्यायपालिका को देखा जाए तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। यानी एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे यानी सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय यानी मुंसिफ, उसके नीचे न्याय पंचायत। यानी एक सीढ़ी के माध्यम से सबसे मुख्य जो है यह सर्वोच्च न्यायालय, या इसकी बात को मतलब कहीं भी नहीं किया जा सकता अवलोकन। अगर इसका पुनर्वलोकन किया जाता तो खुद सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, अन्यथा नहीं। यह सर्वोच्च है ये न्यायपालिका। यानी इसीलिए कहा गया है भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, एक ही न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका। इसके बाद जिला न्यायालय। जैसे जिला न्यायालय है तो जिला न्यायालय में जैसे फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, तथा राजस्व न्यायालय। जो जिला न्यायालय होते हैं इसमें 3 लोग जो बैठते हैं। फौजदारी न्यायालय में यहाँ के न्यायाधीश हैं जिसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश। एक है दीवानी न्यायालय, यहाँ बैठते हैं जिला न्यायाधीश। जो राजस्व न्यायालय है इसमें डीएम बैठते हैं, आते हैं, ये न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो सरकार का अंग हमने मोटी मोटा देखा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं जो कुछ प्रणाली है, शासन प्रणाली। तो देखते हैं यदि अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली पे चर्चा करते हैं तो जो अध्यात्मात्मक शब्द है यह यूएसए से प्रेरित है, अमेरिका से। तो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली पर चर्चा करते हैं। यानी इसके बाद जैसे लोक शासन प्रणाली है तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में अगर देखा जाए तो यूएसए में अध्यात्मात्मक प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन में है। तो भारत में संसदीय प्रणाली है यानी लोकतंत्र शासन है।
तो आइए देखते हैं अध्यात्म शासन प्रणाली पर चर्चा करते हैं। अध्यात्म शासन प्रणाली का मतलब यही होता है कि एकल कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका एकल रहेगी, यानी राज्य का प्रमुख तथा राष्ट्र अध्यक्ष, शासन का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख, दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है। जैसे यूएसए में राष्ट्रपति है, यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार है, यानी इसी को ही एकल कार्यपालिका कहते हैं। यानी संपूर्ण शक्तियाँ शासन की तथा राज्य तथा राष्ट्र अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में होती हैं, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। उसी को ही एकल कार्यपालिका कहते हैं। एकल सदस्यता यहाँ है, यानी कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधित नहीं है। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है, नहीं होगा। और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती इसमें, क्योंकि सदस्यता अलग अलग इनका है, एकल है। कार्यपालिका का अलग है, विधायिका का अलग है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यहाँ एकल सदस्यता है। जबकि अपने यहाँ कार्यपालिका विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, इसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका सदस्य विधायिका सदस्य बन सकता है आदि है। इसके बाद अध्यक्षात्मक को देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट पाया जाता है। शक्तियों का जो पृथक्करण है वह स्पष्ट है, चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे विधायिका का हो। सभी का शक्तियों का जो है पृथक्करण पाया जाता है। कार्यपालिका की अलग शक्ति है, विधायिका की अलग शक्ति है, न्यायपालिका की अलग शक्ति है। एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सब अलग अलग हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसकी विशेषताएं, यदि विशेषताएं पे देखा जाए इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो अस्थायी कार्यकाल रहता है इनका। जैसे अमेरिका का कार्यकाल है राष्ट्रपति का 4 वर्ष, तो अस्थायी है। इससे पहले इसको हटाया नहीं जा सकता, तो ये अस्थायी है, यानी अस्थायी कार्यकाल हो गया। दूसरा है नीतियों में निरंतरता, यानी नीतियाँ जो है उसमें निरंतरता पाई जाती है। विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है यहाँ पर, यानी किसी प्रकार का नहीं, विशेषज्ञों द्वारा शासन है। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा, इसकी यह भी एक विशेषता है। जो कार्यपालिका का सदस्य है वह विधायिका का सदस्य नहीं होगा। राजनीतिक दबाव, गठबंधन, राजनीतिक अपराध से मुक्ति है, यानी जो राजनीतिक दबाव है, गठबंधन है, जो राजनीतिक अपराध है, इससे मुक्ति है इनको। बहुमत खोने का डर नहीं है इनको, क्योंकि अस्थायी कार्यकाल है, 4 साल से पहले इनको हटाया नहीं जा सकता, इसलिए बहुमत खोने का डर नहीं रहता इनकी, ये भी विशेषता है। राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है इस पर, यानी बहुमत खोने का डर नहीं है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, राज्य प्रांतों का अलग है, केंद्र का अलग है, शक्तियों का अलग अलग है, यहाँ अलग अलग बातें हैं यहाँ। तो इसलिए राष्ट्रपति का नियंत्रण इस पर रहता है पूरा, तो इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, क्योंकि कार्यकाल इनका अस्थायी रहता है। इसके बाद इस सरकार की कुछ कमियां भी हैं, जैसे यह उत्तरदायी सरकार नहीं है, निरंकुश शासन की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि जब किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, खुद अपने को सब करना है, तो यहाँ निरंकुशता की जो भावना है, संभावना बनी रहती है। इसके बाद अकुशल शासन होने की संभावना, क्योंकि यदि आप इसको देखें तो कोई भी शासक बन जाता है तो वह मनमानी ढंग से करेगा, तो अकुशल शासन होने की संभावना रहती है इसमें। यदि कोई पढ़ा लिखा कम हो तो बन गया तो अपने मनमानी ढंग से कार्य करेगा, क्योंकि 4 साल से पहले उसको हटाया नहीं जा सकता, इसलिए अकुशल शासन होने की भी संभावना रहती है। विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हमेशा बना रहता है इसमें, क्योंकि दोनों अलग अलग शक्तियाँ हैं तो एक दूसरे से आपस में टकराती रहती हैं। विधायिका और कार्यपालिका में टकराव होता रहता है। निचले सदन का विघटन नहीं होता है इसमें, जबकि अपने यहाँ निचले सदन का यानी देखा जाए तो विघटन हो जाता है, विधानसभा का या लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसकी ये भी कमियाँ हैं। तो यदि मोटे तौर पे देखा जाए संसद की जो संसदीय शासन प्रणाली है, देखा जाए तो यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसे संविधान का प्रमुख कहते हैं, यानी दोहरी कार्यपालिका है यहाँ।
वास्तविक कार्यपालिका है यहाँ, जैसे शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, दोनों अलग अलग हैं। इसकी ये प्रणाली है दोस्तों, दोहरी का संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाए तो दोहरी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका तथा कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो देख, ये संसदीय शासन प्रणाली है, दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका रहती है। राष्ट्र का प्रमुख इसमें राष्ट्रपति है, जो संविधान का प्रमुख है। शुरू से देख लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। दोहरी कार्यपालिका यहाँ होती है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, जिसे संविधान का प्रमुख कहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री है। वास्तविक शासन जो है प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है, ये इसकी विशेषता है। और दोहरी सदस्यता, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्षात्मक तो है नहीं, ये तो संसदीय है। इसके बाद बहुमत दल का शासन भी है, जैसे सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसमें बहुमत न रहने पर सरकार भंग हो जाती है, क्योंकि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। यदि सरकार भंग होती है तो इसका मतलब है कि इन्होंने बहुमत प्राप्त नहीं किया है। यानी बहुमत दल का शासन है इसमें, संसदीय में। राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। निचला सदन विघटित हो जाता है इसमें। गोपनीयता के सिद्धांत का पालन भी किया जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली है, इसकी ये है विशेषता है। तथा कुछ यदि गुण देखा जाए तो गुण पे भी देख लेते हैं क्या है। विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव नहीं होता इसमें, क्योंकि एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी सरकार है, निरंकुशता की संभावना इसमें कम रहती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था रहती है, यदि ये नहीं बने तो इसको हम कर लेंगे गठबंधन से। व्यापक प्रतिनिधित्व भी रहता है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, जिससे निरंकुशता की भावना बहुत कम रहती है। ये संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसकी कुछ संसदीय जो शासन प्रणाली है, इनकी कुछ दोष एवं कमियां भी हैं, इस पर देख लेते हैं। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है। यदि लोकसभा भंग हो गई, समझ लो सब सरकार गिर गई। नीतियों की निरंतरता भी नहीं है, नीति कोई भी निरंतर नीति इसमें नहीं चल पाती। कैबिनेट यानी जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट अत्यधिक शक्तिशाली हो सकता है तो निरंकुश हो सकता है, इसकी ये भी कमियां हैं। अकुशल व्यक्ति द्वारा शासन की संभावना रहती है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विपक्ष है। जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत है इसके विपक्ष है, क्योंकि शक्तियां एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं, अलग नहीं हैं। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सबकी शक्तियां पृथक्करण हैं, विधायिका की अलग है, कार्यपालिका की अलग है। भारत में इस व्यवस्था को लाने का क्या कारण है? यदि भारत में इस व्यवस्था को लाने का कारण देखें तो ये है क्योंकि यह उत्तरदायी सरकार है, प्रणाली से परिचित होती है। प्रणाली से परिचित होना, कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे। अब भारतीय समाज की विविधता यानी व्यापक प्रतिनिधित्व को देख करके यहाँ भारत में संसदीय प्रणाली की हो गई बात की संसदीय सरकार अच्छी है। तो यदि तुलना देखा जाए तो संसदीय प्रणाली एवं अध्यक्षात्मक प्रणाली, इस पे दोनों में चर्चा करते हैं कि अध्यक्षात्मक तथा संसदीय प्रणाली, इस पर यदि तुलना किया जाए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तथा संसदीय शासन प्रणाली, इस पर तुलना करते हैं। एकल कार्यपालिका, राष्ट्र का प्रमुख, शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल यूएसए। यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, यानी राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री, यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है अध्यक्षात्मक में, लेकिन संसदीय में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, यानी एकल सदस्य हैं, एकल सदस्यता है। इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, यानी दोहरी सदस्यता है यहाँ। इसमें अध्यक्षात्मक में
पृथक्करण के सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया जाता है, लेकिन संसदीय प्रणाली में अस्पष्ट है। पृथक्करण के सिद्धांत का पूर्णता से पालन इसमें नहीं किया जाता है। अध्यक्षात्मक सरकार में बहुमत गठबंधन जैसी प्रणाली नहीं है, क्योंकि कार्यकाल अस्थायी है और नीतियों की निरंतरता बनी रहती है। यानी बहुमत गठबंधन जैसी प्रणाली इसमें नहीं है, कार्यकाल अस्थायी है, नीतियों की निरंतरता है। और संसदीय प्रणाली में देखें तो बहुमत प्रणाली यानी बहुमत दल का शासन होता है, गठबंधन भी है एवं सरकार का कार्यकाल अनिश्चित है। नीतियों की निरंतरता यहाँ नहीं है, यहाँ जबकि नीतियों की निरंतरता है। अध्यक्षात्मक में राजनीतिक एकरूपता नहीं है, जबकि संसदीय में राजनीतिक एकरूपता पाई जाती है। जो अध्यक्षात्मक है इसमें विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है, यहाँ अकुशल शासन की संभावना बनी रहती है। अध्यक्षात्मक में समिति प्रतिनिधित्व रहता है, समिति का प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। समिति नहीं सीमित। अध्यक्षात्मक में सीमित प्रतिनिधित्व होता है और संसदीय में व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यहाँ निरंकुश शासन की संभावना बनी रहती है, जबकि यहाँ निरंकुश शासन की संभावना कम रहती है। दोस्तों, हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली एवं संसदीय प्रणाली पे देख लिए तुलना, कैसे दोनों पे तुलना की। अब हम देखते हैं भारत एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में तुलना। भारत और ब्रिटेन की देख लेते हैं तुलना। भारत की संसदीय प्रणाली, इसके बाद ब्रिटेन की शासन प्रणाली, इस पे चर्चा करते हैं। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, भारत की संसदीय प्रणाली। भारत की संसदीय जो प्रणाली है इसमें कहा गया है कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वह निर्वाचित है, गणराज्य है, निर्वाचित है यानी गणराज्य है, कार्यकाल निश्चित होता है संसदीय प्रणाली में भारत में। जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होता है, जो आनुवांशिक है और कार्यकाल इनका आजीवन रहता है। प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री यानी पीएम किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। संसद यानी राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, किसी भी सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन पीएम केवल निम्न सदन का, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही बन सकता है, सदस्य होगा जो, वही प्रधानमंत्री बन सकता है ब्रिटेन में। संसदीय में यानी भारत की प्रणाली में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इसमें संसद सर्वोच्च है। जो ब्रिटेन की संसद प्रणाली है यह सर्वोच्च है। भारत में बताया गया कि बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री आपको बनाया जा सकता है, कि बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक आप मंत्री बनाया जा सकता है आपको, लेकिन सामान्यतः संसद के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, 6 माह तक बिना संसद का सदस्य हुए ही आपको मंत्री बना सकता है भारत में, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। यहाँ सामान्यतः संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। भारत की जो संसदीय प्रणाली है इसमें कहा गया कि मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। विधेयक पर केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इन मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है। लेकिन जो ब्रिटेन है यहाँ मंत्रियों के भी प्रति हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इसके बाद भारत में है कि छाया मंत्रिमंडल नहीं है। यहाँ विपक्ष मंत्रिमंडल एक बनाता है जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, लेकिन यहाँ दूसरा छाया मंत्रिमंडल नहीं है। तो दोस्तों, हमने संसद के बारे में देखा दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।